नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। लोकतंत्र देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव में प्रचार की बागडोर बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने संभाल ली है। बयानों की झड़ी भी लगने लगी है और हर मसले पर मोदी और राहुल अब आमने सामने हो गए हैं। मुद्दा गिन के 3-4 ही हैं, विकास, ओबीसी उत्थान, महिला उत्थान आदि। हाँ, आरोप प्रत्यारोप और व्हाइट और ब्लैक पेपर जरूर मसलों को गढ़ रहे हैं। बीजेपी ने जहां अपनी 400 पार की लाइन तय कर ली है, कांग्रेस और राहुल अभी भी विजन पेश करने में फेल नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के लिए चुनौती बड़ी है। बीजेपी लगातार नेताओं को अपने पाले में ले रही है और छोटे दलों से साझेदारी तय कर रही है। मोदी के रथ को किस तरह से राहुल गांधी की रैली रोक पाएगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। इसी मुद्दे पर तफसील से हम चर्चा करेंगे, खास मुद्दों को उठाएंगे, सवालों के जवाब लेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट पेश है। लोकसभा चुनाव बीजेपी बनाम कांग्रेस होता दिख रहा है। बीजेपी और कांग्रेस लगातार आमने सामने बने हुए हैं। विकास और भ्रष्टाचार, शासन और कुशासन के आरोप और प्रत्यारोप सियासी माहौल को गरमा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के रेवाड़ी के गांव माजरा में एम्स का शिलान्यास किया। गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी और नारा लगाया, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। रेवाड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर, धारा 370 हटाने पर रोड़े अटकाने, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर कांग्रेस पर आरोपों की बौछार कर दी। वहीं एक दूसरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस राज के घोटालों की बात की और उसकी तुलना आज के विकसित भारत से की। जनता जनार्दन का आशीर्वाद होते हैं, माताएं बहनें ढाल बनकर के खड़ी होती हैं तो संकटों से पार भी निकलते हैं और देश को आगे भी बढ़ाते हैं। और इसलिए आप सबके आशीर्वाद से हिंदुस्तान के कोने कोने में जो मैं अनुभव कर रहा हूं, इसलिए लोग कह रहे हैं एनडीए सरकार 400 पार। विकसित भारत, विकसित राजस्थान, इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में इस समय राजस्थान की हर विधानसभा से लाखों साथी जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं और मैं मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने टेक्नोलॉजी का इतना शानदार उपयोग करके जन जन तक पहुंचाने का मुझे अवसर दिया है। कुछ दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति जी का आपने जयपुर में जो स्वागत सत्कार किया, उसकी गूंज पूरे भारत में, इतना ही नहीं पूरे फ्रांस में भी उसकी गूंज रही है। वहीं मोदी के हमलों का पलटवार राहुल गांधी ने अपने तरीके से देते हुए नजर आए। बिहार के रोहतास में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उनके साथ तेजस्वी यादव दिखे। राहुल ने इस दौरान किसानों के साथ पंचायत की और कहा कि इस सरकार में किसानों के हित की कोई बात नहीं कर रहा है, सब कुछ अडानी को दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने सासाराम में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि बीजेपी के डीएनए में ही नफरत है। तो कोर्ट्स में भी आपकी हिस्सेदारी नहीं, कॉर्पोरेट हिंदुस्तान में आपकी हिस्सेदारी नहीं, मीडिया में आपकी हिस्सेदारी नहीं, प्राइवेट अस्पताल की लिस्ट, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज की लिस्ट निकालो, उसमें आपका एक मालिक नहीं मिलेगा, सीनियर मैनेजमेंट में आपका एक आदमी नहीं मिलेगा। तो ना आप कोर्ट्स में, ना आप कॉर्पोरेट इंडिया में, ना आप मीडिया में, ना आप हाई कोर्ट में, ना आप प्राइवेट अस्पतालों में, ना पब्लिक सेक्टर में, कहां हो आप लोग? ये 73% आबादी कहां है? ये जो सबसे पहले आप बेरोजगार, और जिनको रोजगार मिलता है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनकी लिस्ट निकालो।
राहुल की यात्रा इस बार यूपी में भी होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में चंदौली से लेकर झांसी तक चलेगी और इस यात्रा में राहुल गांधी 8 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बिहार में राहुल को तेजस्वी का साथ मिला है, यूपी में शायद अखिलेश साथ दिखें, लेकिन साथ रहने में और सियासी गठबंधन करने में फर्क है कि कांग्रेस को अब तक पता चल गया होगा। राहुल फिलहाल यात्रा को मोदी पर हमला करने का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। चुनावी लाभ इस यात्रा से कितना होगा, ये अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो मोदी रथ को राहुल गांधी रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार इस बात के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहीं न कहीं टक्कर देने के लिए राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो दूसरा चरण है, इसे शुरू किया गया। राहुल गांधी लगातार अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, बिहार तक पहुंच चुके हैं और वहां से जन जन को एक ही संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि मोदी सरकार को अब उखाड़ फेंकना है, क्योंकि किसी भी तरह से जिस आबादी का हिस्सेदारी भारत के अंदर कई जो संस्थान गिनाए राहुल गांधी की तरफ से, उनमें कहीं न कहीं नजर नहीं आ रही है। जाति के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी कई तरह से बरसते हुए नजर आए भारतीय जनता पार्टी पर, जाति जनगणना को लेकर बात करते नजर आए, किसान मुद्दे को उठाते हुए नजर आए कि किसानों की कर्ज माफी से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे कि जिस तरह से किसानों की मदद की जानी चाहिए थी, सत्ता पक्ष ने उस तरह से किसी की कोई मदद नहीं की है। तो तमाम मुद्दे, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जिन मुद्दों को लगातार कांग्रेस पार्टी उठाती आई है, अब भी लगातार उन्हीं मुद्दों पर बरकरार है। और अब ये पूरा चुनावी माहौल एक तरह से भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस नजर आ रहा है, यानी कि मोदी वर्सेस राहुल गांधी एक दूसरे को टक्कर देने के लिए तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल चुका है। व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर सामने आ गया है। एक तरफ मोदी जी यानी कि जो देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं, बार बार हर जगह से इस बात को और इस नारे को दोहरा रहे हैं कि अब की बार एनडीए सरकार 400 के पार। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को यह बड़ा संदेश देने की कोशिश है, क्योंकि जिस तरह से इंडिया अलायंस में टूट फूट नजर आ रही है, बिखराव नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की जो लाइन है वो कहीं ना कहीं एक तरह से तय नजर आ रही है। मोदी का टारगेट एकदम सेट है, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं इसमें लेट लतीफी दिखाता नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन के साथ किस तरह से कहां पर सीटों के फॉर्मूले का बंटवारा होना चाहिए, कैसे फॉर्मूला तय होना चाहिए, इस पर किसी तरह की सहमति फिलहाल बन नहीं पाई है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार सौगातों पर सौगात जनता को पेश करती जा रही है। जनता को लुभाने के लिए तमाम तरीके के वादे दावे एक बार फिर से आगे आने लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद अपने आप से हर जगह बढ़ चढ़कर इस नारे को बार बार दोहरा रहे हैं और विपक्ष को एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मजबूती उनकी ही सरकार में है। कहीं ना कहीं विपक्ष बहुत ज्यादा पीछे, लेट लतीफ, घोटालों से भरा हुआ, तमाम तरीके से जनता ने नकारा हुआ है कांग्रेस पार्टी को। ये सारे संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस की ये राह अब कितनी और मुश्किल होती जा रही है और इसे आसान बनाने के लिए, इसे पूरी तरह से अपनी फेवर में रखने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या कुछ करेगी, ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी की राह कितनी मुश्किल नजर आ रही है। मोदी सरकार ने अपना विजन पेश कर दिया है, पर राहुल गांधी अपना विजन अब तक पेश नहीं कर पाए हैं। जनता के सामने क्या कुछ समस्याएं हैं ये साफ नहीं कर पाए हैं कि आखिर वो कैसे आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। इसी पर तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका मैं आपसे परिचय करवा देती हूँ, उसके बाद हम तफसील से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पूनम सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, बहुत
बहुत स्वागत है पूनम जी आपका कार्यक्रम में। प्रखर सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है प्रखर जी। अजीत यादव सपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक राज लक्ष्मी जोशी जी हमारे साथ इस कार्यक्रम के जरिए जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सभी मेहमानों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत मैं पूनम जी आपसे करूंगी। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैलियां चल रही हैं, संबोधन होते हैं, तमाम प्लेटफॉर्म से प्रधानमंत्री मोदी एक ही नारा दे रहे हैं, उनका टारगेट पूरी तरह से सेट है कि अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? पूनम जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी आवाज आपकी क्लियर आ रही है जी। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, हाँ। हम बात करें कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को कैसे कल्याण हो, हाँ। इनकी चिंता करना। माननीय नरेंद्र मोदी जी गरीबों की चिंता करते हैं, युवाओं की चिंता करते हैं, महिलाओं की चिंता करते हैं, किसानों की चिंता करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी की काम की गारंटी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ लोगों को पहुंचाया, वो कोरोना काल में एक जीवन देने का काम कर रहा था। जिस समय कोरोना काल में कोई अपने घर से बाहर निकल नहीं रहा था, सारी की सब व्यक्तियों की काम बंद हो पड़ी थी। कुछ गिने चुने लोगों की जो प्राइवेट की बात है तो उनकी नौकरियां बची हुई थी। उस कोरोना काल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से किसी भी व्यक्ति को भूखे रहने पर मजबूर कोई ना हो, उनकी चिंता की। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना लाने का काम किया, किसी महिला ने, हर गरीब की महिला कभी सोची नहीं होगी कि हम लोग को भी इस धुएं से आज छुटकारा मिलेगा और हम लोगों को गैस पर खाने बनाने का मिलेगा। लेकिन वो माननीय नरेंद्र मोदी जी वैसे व्यक्ति हैं, उस महिला की भी चिंता करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी युवाओं की चिंता करते हैं कि किस तरह से युवाओं को हम रोजगार दें, ताकि युवा अपने पैरों पर खड़े होकर के ये रोजगार करे, ताकि किसी के आगे हाथ पसारने का काम न करे। और गरीब जिसके अकाउंट बैंक में नहीं है, वो कभी गरीब महिला भाई सोचे, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने का मतलब है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही कहना चाहती है। ठीक है प्रखर जी, ठीक है प्रखर जी, इस चुनौती को कैसे पार कर पाएंगे सर? लगातार एक ही बात लगातार दोहरा रहे हैं प्रधानमंत्री और पूरे पुख्ता सख्त अंदाज में बार बार कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। क्या करेंगे सर, कैसे चुनौती को पार करेंगे? जी मैं आशा करता हूं कि आप भी मुझे बिना टोके वक्त देंगी पूरा बोलने का। हाँ। सबसे पहले देखिए सर मुद्दे पे रहिएगा, मैं पूरा वक्त दूंगी, मुद्दे से बिल्कुल मत भटकिएगा। अरे वक्ता जी बिना मुद्दे की बात ही नहीं, जो ठीक है सर, हाँ, पूरा वक्त मिलेगा जी। बीजेपी प्रवक्ता पूरा एक मोदी साहित्य रट के आई थी एक बात बोलने, मगर मेन मुद्दों की बात उन्होंने करी। मोदी जी की बात करते हैं। मोदी जी मंच से जिन जिन लोग नेताओं को उन्होंने भ्रष्टाचारी बोला, उन नेताओं को अपनी पार्टी में लेकर के उनको पद दिया। मोदी जी ने सिलेंडर 450 रुपए का बोला था, राजस्थान में आज तक नहीं दिया। मोदी जी ने तो ये भी बोल दिया था कि गैस जला देते थे वो पाइप डाल करके नाले से। तो मोदी जी की बात को तो करने की याद कोई नहीं। किसान परेशान है, किसान सड़क पर है। आप किसान धरना देने जा रहा था, किसान, आपने जंतर मंतर क्यों बनाया हुआ है? धरने स्थल है, आप किसान को रोक दे रहे, बैरिकेड लगा दे रहे, ऐसा जैसे इंडिया, यानी कि जंतर मंतर क्या धरने का स्थल है सर, ये कहना चाहते हैं आप कि जंतर मंतर को पूरी तरह से प्रदर्शन स्थल बना दिया जाए? जंतर मंतर पर क्या करता है आदमी? हाँ, अगर क्या करता है सर? मांग रखने, क्या सरकार से मांग रखने आती है तो धरना एक लोकतंत्र का एक राइट है, सिटीजन का राइट है। अगर हम अपनी सरकार से धरना नहीं देंगे तो किससे देंगे? और किसान को आपने बिल्कुल वो बना रखा है, किसान को आपने आंसू गैस के गोले जवाब दिए। आप ही कहते थे किसान की आय दुगनी होगी, आज क्या हो गया? नौजवान की बात करते हैं, इस देश में नौजवान जो है वो 44% नौजवान इस देश का जो 25 साल से कम है वो बेरोजगार है। आप इस पर बात करते हैं, किस गारंटी की मैं बात करूं? इस देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोग इस वक्त 2 वक्त का खाना सरकार को देना पड़ रहा है, वो इस लायक नहीं है। ये सरकार की गारंटियां हैं। मोदी जी परिवारवाद की बात करते हैं, जब जिन पार्टियों से गठबंधन करते हैं उसमें परिवारवाद उनको नहीं दिखता है, डबल स्टैंडर्ड आ जाता है। तो मोदी जी जो कहते हैं और करनी में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की बात करती है और नेताओं को, जिन नेताओं पर आरोप लगाती है मंच से, उन्हीं नेताओं को अपने में ले लेती है।
तो ऐसे डबल स्टैंडर्ड है भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन बिहार में तो आप पहुंचे हैं ना सर, इसी बात को लेकर तो उठा रहे हैं, लेकिन वहां पर तो आप जाति की बात करने लगे। सबसे ज्यादा मुद्दा इसी बात को उठाया गया कि जाति जनगणना, जाति का मुद्दा यही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अरे मोदी जी जब स्वयं मंच से कह दे रहे हैं कि मैं पिछड़ा हूँ, और जब हम पिछड़ों की बात अब आपको मोदी जी की अभी आपने कहा कि उनकी गारंटियां ही फेल हैं, तो आप इस बात को क्यों उठाकर एक बात, जब सभी फेल है तो आप एक मुद्दे को उठाकर क्यों बात करें? आपने बिहार में बेरोजगारी को लेकर क्या बात की सर? भ्रष्टाचार को लेकर क्या बात की सर? बेरोजगारी की हम बात नहीं कर रहे सर, जाति मुद्दे को लेकर आपने लगातार आज बातचीत की कि जाति जनगणना करवाएंगे, क्या यही एक मुख्य मुद्दा है कांग्रेस का? जाति का जनगणना हमारा मुद्दा है, हाँ। बेरोजगारी भी मुद्दा है, किसानों का भी मुद्दा है। नहीं तो इसका फायदा क्या आपको मिलेगा सर? जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, इसका फायदा मिलेगा कांग्रेस पार्टी को? अरे फायदा नुकसान की बात ही नहीं है, जिसको जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। जाति के आधार पर, जाति के आधार पर जो पिछड़ा है, हाँ, जो शोषित है उसको मिलना चाहिए। आप जाति का जनगणना तो कराइए। 70 सालों में 75 सालों में इस देश में किसको कितना हक मिला ये तो आपका जानने का हक है। पहले नहीं सर, लेकिन आप तो कहते हैं कि बांटने का काम नहीं करेंगे। आप तो कहते हैं ना, कांग्रेस पार्टी कहती है बांटने का काम नहीं करेंगे, आप तो जाति के तौर पर बांट रहे हैं ना सर। अगर वक्ता जी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 70 साल में किस कम्युनिटी को कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, कौन कहां तक पहुंचा, कौन सी पॉलिसी से क्या फायदा हुआ, तो इसमें बांट रहे हैं हम। पहले तो आप ये जानिए कि बीमारी क्या है, कितना सबको मिला है। लेकिन जनता को कोई फर्क पड़ता तो दिख नहीं रहा सर। आपने यही बात विधानसभा चुनाव में भी कही थी, आपने राजस्थान में भी कही थी हमें लाइए, हम जनगणना करवाएंगे, मध्य प्रदेश में भी कहा, छत्तीसगढ़ में भी कहा। क्या जनता पर असर हुआ इस बात का? कर्नाटका में हम सरकार बनाए, उसके बाद 4 जो राज्य हुए, हाँ। उसमें हमारा वोट परसेंटेज बीजेपी से ज्यादा है। तो इसको ये ना बताइए कांग्रेस पार्टी जिस सवाल का जवाब मैं मांग रही हूँ प्रखर जी, उस सवाल का जवाब दीजिए सर। अरे सरकार में आप अगर सर एक बात बताइए, जिस मुद्दे को लेकर आप आगे बढ़े विधानसभा में, क्या उसका फायदा मिला कांग्रेस पार्टी को? क्या जनता को जरा भी इस बात की फिक्र रही कि जनगणना होनी चाहिए जाति के नाम पर? हमको वोट परसेंटेज ज्यादा मिला तो क्या हमारे मुद्दे को जनता ने नहीं सुना? लेकिन सरकार बना पाई क्या सर? अरे सरकार रिजल्ट क्या रहा सर? रिजल्ट क्या रहा? नहीं, धरातल पर रिजल्ट क्या रहा? नहीं, किसान की बात कर रहे हैं। हाँ, कल आज हम किसान की बात कर रहे हैं। ये सरकार किसानों पर जुल्म ढा रही है, बता दे रही है। फिर मुद्दे से आप भटक गए। मैंने कहा रिजल्ट क्या रहा सर? अरे रिजल्ट के लिए रिजल्ट और सही बात, कांग्रेस पार्टी सही बात के लिए खड़ी होती है। जनता के मुद्दों की बात कर रही है और जनता के ही मुद्दों की बात करती रही। जनता तो आपके मुद्दों को नकार। ठीक है, अजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं सर। ठीक है सर रुकिए, मैं वापस लौटती हूँ सर, मुझे मौका देने दीजिए सबको। नहीं 2 सेकंड। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 60 सालों तक हारती आई है, उसके मुद्दे तो बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, मैं लौटती हूँ। अजीत जी, अभी तक तो बिहार पहुंची है आपके सहयोगी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, अब यूपी में प्रवेश करने वाली है। कितना साथ मिलेगा आपके सहयोगी को? अजीत जी आवाज पहुंच पा रही है? अजीत जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? सर अनम्यूट कीजिए, सर फोन को अनम्यूट कीजिए। राजलक्ष्मी जोशी जी, क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है उसका फायदा कहीं कांग्रेस पार्टी को मिलता नजर आ रहा है? जिन मुद्दों को वो बुनाने की कोशिश कर रही है जनता तो उन्हें नकार देती है और रिजल्ट सामने है। जी नमस्कार वक्ता जी। जी नमस्कार। और देखिए मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो सवाल थे, आपने जो भी पूछा कि क्या स्ट्रैटेजी है ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की ये जो चल रहा है, या फिर 2024 के जो इलेक्शन है उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है? हाँ। इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। आपके कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी उसके विषय में एक भी बात नहीं बताई। हाँ। और अगर मैं कुछ कहूँ तो फिर कहेंगे कि मैं बायस्ड हूँ और मैं कांग्रेस के खिलाफ बात कर रही हूँ। देखिए ये जो अभी जो यात्रा चल रही है इसमें मुझे बताइए कि उन्होंने क्या मतलब हर एक स्टेट में या तो फिर स्टेट वाइज आप मुद्दा उठाइए या तो फिर वो अलायंस पार्टनर्स को साथ में लेकर चलिए। अभी कम से कम अभी आज समझिए तेजस्वी जी या फिर अखिलेश यादव जी, उनके साथ में वो अगर साथ में चलते हैं तो फिर अच्छा है। लेकिन उन्होंने ये चीज
बाकी के अलायंस पार्टनर के साथ किया नहीं। जबकि देखिए उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ। क्योंकि ये वो जो उनका जो एक मुद्दा था कि हमको किसी भी तरीके से भाजपा को रोकना है। मेरे हिसाब से तो ये जो उनका एक ये जो गोल है वो सरासर गलत है, क्योंकि उनके लिए एक्चुअली एक विजन ऐसा होना चाहिए कि हम देश के लिए ऐसा करेंगे और इसीलिए आप हमको वोट दीजिए, न कि भाजपा को। लेकिन ये देखिए उनका सबसे बड़ा गोल है कि हम भाजपा को हराएंगे। तो ये आप वो उसी में एक नेगेटिविटी आ जाती है। मतलब उनका क्या उद्देश्य है, उसका स्ट्रॉन्ग एक में कारण ये है कि हमको भाजपा को रोकना है। हाँ। और कहते हैं कि वो कम्युनल है। हाँ। अभी देखिए कम्युनल कैसे हो सकता है अगर आप एक ही विषय को लेकर आप बार बार चलते रहेंगे। अभी आज भी आप कुछ वीडियोस देख रहे हैं कि जहां पर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि क्या आप बार बार वो भी बड़े गुस्से में कह रहे हैं कि बार बार आप जय श्री राम क्या कहते रहते हो। तो ये जो वो बार बार नाराजगी केवल और केवल सनातन धर्म के विरुद्ध जता रहे हैं पूरे के पूरे ये इंडिया अलायंस वाले। ये पूरा मतलब ये प्रखर जी बीच में सर पूरी तरह से मैंने आपको समय दिया सर, बीच में ना टोके सर। मैं लौटती हूँ ना सर आपके पास, मिसकोट ना अगर ये मैं लौटती हूँ ना आपके पास, फिर जवाब दीजिएगा। वक्ता जी मिसकोट मत करे मेरे साथ। हाँ मिसकोट ना करे, मुझे देखिए अगर ये उनमें ये समझदारी होती तो फिर ये क्या कर सकते थे कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा का जो इतना बड़ा अवसर हुआ इसमें पूरी की पूरी अगर विपक्ष उसमें साथ जुड़ जाती तो फिर वो एक भारतीय एक इवेंट होता, न कि भाजपा का। अभी आज वो उसी को लेकर बैठे हैं और उनको शायद ये कुछ भी एहसास ही नहीं है कि पूरे के पूरे भारतीयों को, पूरे सनातनियों को इस विषय से कितना असर हुआ है। हाँ। वो जो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा वो जो एक अवसर था वो कितना प्रभावशाली था, वो उनको आज तक भी वो पता ही नहीं चला है। तो ये बहुत ही बड़ा मौका उन्होंने गंवा दिया। मैं यहाँ पर कोई पक्षपात करके नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन नहीं, बिल्कुल स्वतंत्रता सबको है। ये जो है आप स्वतंत्र होकर बोल सकती हैं बिल्कुल। और उतना ही नहीं, देखिए कोई भी अलायंस पार्टनर के साथ में इनका समाजवादी पार्टी के साथ में भी आज तक सीट शेयरिंग का कुछ भी उनके साथ तय ही नहीं हुआ है। हाँ। तो ये हर राज्य में जो बहुत ही बड़ा मुद्दा था इनका सीट शेयरिंग का, ये आज तक भी हुआ नहीं है। और ये जो संयोजक के विषय में भी कौन इसका लीड कर रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है प्रखर जी, क्या कारण है, आखिर क्या कारण है कि ये सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझ नहीं पा रहा है? इंडिया अलायंस टूट की तरफ बढ़ रही है, क्यों, क्या कारण है सर? अभी तक समझ पाई, अभी भी देरी होगी। एनडीए में कितना सीट शेयरिंग हो गया सर? हर बार आपके पास सिर्फ यही जवाब होता है सर। नहीं सर, आपके पास हर बार एक बात बताइए सर, आपके सारे दल लगातार गठबंधन में दिखता है। अगर आप एनडीए से पूछिए, चिराग पासवान को कितनी सीट दे रहे हैं, उनके चाचा को कितनी सीट दे रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर को कितनी सीट दे रहे हैं, निषाद पार्टी को कितना सीट दे रहे हैं, किसको कितना सीट दे रहे हैं? ये हर बार इस बात को लेकर इस बात का जवाब न देना कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, ये तो गलत है ना सर। आप अपनी स्ट्रेटेजी बताइए। भाई हम अपना काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? हो रही है आम आदमी पार्टी अपनी तरफ अपनी राह पकड़ रही है, समाजवादी पार्टी अपनी राह पकड़ रही है, हर कोई अपनी राह। ठीक है, अजीत जी हमारे साथ जुड़ गए। सर मैं लौटती हूँ। 60 वर्षों तक हराती आई है बीजेपी को, और अपने दम पर हराती हुई है। कहीं हमारा प्रीपोल अलायंस होगा, कहीं पोस्टपोल अलायंस होगा। कब होगा सर? इसी का जवाब तो मैं मांग रही हूँ आपसे कि कब होगा सर? अरे तो भाई चुनाव तो पहले अभी एनडीए ने कर दिया क्या? हाँ। आप एनडीए में कोई सवाल नहीं पूछ रही हैं, खाली कांग्रेस पार्टी दिखती है या आपको इंडिया गठबंधन दिखता है? एनडीए पे क्या पूछा आपने? सर एनडीए को नहीं, एक बात बताइए सर, एनडीए की क्या स्ट्रेटेजी है? एनडीए तो ये कह देगी कि प्रधानमंत्री के नाम पर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे उसने विधानसभा में फार्मूला अपनाया, तब क्या कहेंगे सर आप? प्रधानमंत्री के नाम पर पूरा चुनाव लड़ लेंगे। हाँ। तो भाई अभी तक आप बात करती हैं, प्रधानमंत्री की बातें भी तो देख लीजिए। हाँ। क्या रिपोर्ट कार्ड है, क्या किया आपको क्या रिपोर्ट कार्ड है सर? सुनिए सर प्रखर जी, ये मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछूंगी कि उसका क्या रिपोर्ट कार्ड है, वो आप अपना रिपोर्ट कार्ड बताइए ना। रिपोर्ट कार्ड बता रहे हैं वक्ता जी, अगर 2 मिनट दें आपको रिपोर्ट कार्ड सुना रहा। सर मैं आपको पूरा वक्त देती हूँ, लेकिन प्रखर जी माफ कीजिएगा, मुद्दे से भटककर आप मुझे कोई भी जवाब नहीं देते हैं सर।
अगर आप आरोप लगा रही रिपोर्ट कार्ड क्या तो सुनना पड़ेगा आपको। हाँ, रिपोर्ट कार्ड सर मैं कोई आरोप नहीं लगा रही हूँ, आप बार बार इस बात को मेरे ऊपर नहीं थोप सकते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछूं। भारतीय जनता पार्टी से मुझे जो पूछना होगा मैं पूछूंगी, मैं जो आपसे पूछना चाहती हूँ उसका जवाब आप दीजिए ना सर। आपने हमारा रिपोर्ट कार्ड दिया, हम आपको बता दे रहे रिपोर्ट कार्ड। जीडीपी विकास दर हमारी सरकार में 7.68 थी, एनडीए की आज की सरकार में 5.47 है। बेरोजगारी दर 2.20 थी, आज के टाइम पर 6.60 है। सेंटर कर्मचारी की संख्या 33,28,000 थी, आज के टाइम पर 31 लाख है। घरेलू बजट 23% थी, आज के टाइम पर 19%। सर इतना ही काम किया तो जनता 2.5 लाख करोड़ का 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है। ठीक है, मान लिया कांग्रेस ने बहुत काम किया। ये काम आपका है, पूछना सरकार क्या कर रही है। हाँ, कांग्रेस ने इतना काम किया तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसे जगह कैसे मिल गई 3-3 राज्यों में? 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है आज के टाइम पर देश के ऊपर। सर आपके पास ना किसी बात का सटीक उत्तर नहीं है, मैं लगातार मुद्दे पर पूछना चाहती हूँ लेकिन आप जवाब सर देते नहीं है। अजीत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजीत जी का रुख करूंगी मैं। ठीक है सर, अजीत जी का रुख करूंगी। अजीत जी, आपकी सहयोगी पार्टी की जो यात्रा है वो अब उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर रही है, उत्तर प्रदेश में एंट्री होने वाली है, क्या आपकी एंट्री इनके साथ हो पाएगी? सर अपना माइक अनम्यूट कीजिए सर। सर आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, हम अनुरोध करेंगे कि आपकी आवाज को तकनीकी जो भी खामियां आए उसको चेक किया जाए और आपकी आवाज को ठीक किया जाए और हम तक पहुंचा जाए। पूनम जी, लगातार इस बात को लेकर सवाल उठाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाने में आगे है, लगातार कहती है कि कांग्रेस की जमाने में ये घोटाले हुए, कांग्रेस ने ये किया, विकास किसी काम का किया नहीं, देश को इतना पीछे ले गई कि हमको आगे लाने में इतना वक्त लग गया। इन आरोपों को कैसे आप नकारेंगी, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी का यही आरोप है? पक्का जी, कांग्रेस पार्टी के लोगों को सिर्फ आरोप लगाना ही आता है। हाँ। हम लोग आरोप नहीं, हम लोग अपने काम को दिखाते हैं, जनता के बीच काम को लेकर के जाते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से उनके संकल्प पत्र में था कि 5 राम मंदिर अयोध्या का निर्माण कराना, उन्होंने वो पूरा किया। 370 हटाना, जो यही कांग्रेस के लोग बैठे करते थे कि 370 हटने तो आप खून की नदियां पाएंगे, लेकिन आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको करके दिखाया। कर्पूरी जी को विरासत में सम्मान जो उन्होंने सम्मान देने का, भारत रत्न देने का काम किया, माननीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं। मेडिकल में जो 27% आरक्षण युवाओं को देते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी करके दिखाते हैं। बिहार में जातीय जनगणना का जो पूर्ण समर्थन भारतीय जनता पार्टी साथ में देकर लाकर करती है और पिछड़े और अति पिछड़े दलितों के आरक्षण का पूर्ण समर्थन करती है। ये लोग बताए कि कांग्रेस ने सरकार में कितने लोगों को आरक्षण देने का काम किया है और इनकी जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ क्या ये लोग जातीय जनगणना कराए क्या? कांग्रेस के लोग बैठ कर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये बताने का काम करके माननीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी एक महिलाओं को कितना आरक्षण देने का काम किए हैं। ये लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी काम के लेकर के जनता के बीच आती है और काम की देन है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को दोबारा जनता ने जनादेश किया था, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी दोबारा जनता में विश्वास जीतने का काम किए हैं। ये लोगों की तरह कहने की बात नहीं है, माननीय नरेंद्र मोदी जी करके दिखाते हैं और जो कहते हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मूड में रहती है, चुनावों में सबसे एक्टिव नजर आती है, वो अपनी पहली सूची जारी करने में इतनी लेट लतीफ कैसे हो रही है? क्या कारण हो रहा है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी नहीं कर पाई? वक्ता जी, अभी हम लोगों का काम चल रहा है पार्टी के। अभी देखिए आपको जानकारी होगी 17-18 के हम लोगों की राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी है। तो भारतीय जनता पार्टी इतनी छोटी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे पार्टियों का समावेश भी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चल रही है, लेकिन एनडीए गठबंधन के लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं करती। ये बताया कि बिहार में जो माननीय नीतीश कुमार जी सूत्रधार थे, जो ये लोगों को एनडीए गठबंधन को एकजुट करने का काम किया, क्या ये लोग कांग्रेस के लोग सम्मान देने का काम किए क्या? ये लोग सिर्फ अपनी राहुल गांधी जी को सत्ता में लाने के लिए लोग कोशिश करते हैं। ना इनको देश से मतलब है, ना देश की युवाओं से मतलब है, ना महिलाओं से मतलब है। ये लोगों को कैसे नरेंद्र मोदी जी को हम लोग हटाए, ये लोग का टारगेट ये है, लेकिन ये भ्रम में है। जनता का जनादेश है माननीय नरेंद्र मोदी जी को कुर्सी देने का, कांग्रेस के लोग के देने से माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं बैठे हैं। अजीत जी, सबसे पहले अब मैं आप ही का रुख कर लेती हूँ।
क्या आपके सहयोगी की जो पार्टी है उसकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब आगे बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश का रुख कर रही है, आपकी एंट्री होगी इनके साथ? आवाज आ रही कि नहीं? जी सर, आ रही है आवाज, आपको पहुंच रही है? हाँ, हम लोग जितने लोग इंडिया गठबंधन से जाना है जाए। हाँ। हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं और रहेंगे। हाँ। और मजबूती के साथ हम लोग उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगे। हाँ। और रही बात, भाजपा की प्रवक्ता महोदय कह रही थी, महोदया, कि हमारे पार्टी में नरेंद्र मोदी जी महिलाओं का सम्मान करते हैं। बीएचयू की घटना भूल गई। बीजेपी के 3 लड़के एक लड़की का बलात्कार करते हैं और 2 महीने से 3 महीने से वो लोग एमपी का चुनाव प्रचार कर रहे थे। और योगी जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, कहते हैं कि हमारी पुलिसिंग बहुत तेज है। उत्तर प्रदेश में एक चौराहे पर अगर छेड़खानी करेगा तो दूसरे चौराहे पर भाग कर नहीं जा पाएगा, वहीं पर राम नाम सत्य हो जाएगा। और 2-2.5 महीने 3 महीने से वो बलात्कारी एमपी के चुनाव में प्रचार करते रहे और बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवाते रहे। इस तरीके से ये है महिलाओं का सम्मान, क्योंकि वो बीजेपी के IT सेल के इनके कार्यकर्ता थे, बुद्धिजीवी लोग। दूसरी बात ये कह रही थी कि हमारे यहाँ बेरोजगारी, मोदी जी ने तो गारंटी दिया था कि पहले ही चुनाव में कि हम आएंगे सरकार में तो 2 करोड़ नौकरियां देंगे। तो 2 करोड़ नौकरियां देने की बात तो छोड़िए, आज तक जो है केवल उनका वो जुमला रह गया। उन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो 15 लाख रुपया लोगों के खाते में पहुंच जाएगा, जो काला धन है स्विस बैंक में जमा, हम उसको खींच के लाएंगे। आज तक एक भी सूची नहीं जारी कर पाए स्विस बैंक में और इनके ही लोगों का पैसा जमा हो गया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पे चुनावी जो चंदा है उस पर जो कितनी तल्ख टिप्पणी और ऑर्डर किया है और किस तरीके से 2014 में इनका कितना पैसा था और आकर के 2024 में लगभग 6,000 करोड़ रुपए इनका चुनावी फंडा हो गया। ये पैसा कहाँ से आया? ये पीएम के, एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए, हमने सबका सुना है। पीएम केयर फंड के नाम पर जो पैसा लिया गया, कहे कि उसका हम कोई हिसाब नहीं देंगे, उस पर कोई GST नहीं लगेगी। और इन्होंने वादा किया था कि हम बुलेट ट्रेन चला देंगे 2014 में ही, 2014 की ही सरकार में, पहली सरकार में इन्होंने बुलेट ट्रेन का वादा किया था। तो सर इसी के लिए तो आपने इंडिया गठबंधन बनाया। सुनिए तो अजीत जी, इसी के लिए तो आपने इंडिया गठबंधन बनाया कि इतना भ्रष्टाचार है, कुछ करती नहीं है भारतीय जनता पार्टी, तो इंडिया अलायंस इसी के लिए तो बनाया है कि ना उखाड़ फेंके। सर आप ही के इंडिया अलायंस का पता नहीं चल रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। पहली बार उन्होंने नारा दिया भाजपा सरकार, दूसरी बार नारा दिया मोदी सरकार, इस बार वो कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार 400 पार। ये इस बार चुनावी बैतरणी पार नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर, आप बताइए ना, 2024 में प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे। इस बैतरणी को पार करने से रोकने के लिए, सुनिए तो सर, इस बैतरणी को पार करने से रोकने के लिए समाजवादी पार्टी का जो इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन हुआ है, कहां तक पहुंचा? कहां तक आपकी रणनीति तय हो पाई? 11 सीटों की बात पर तो अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। अभी तक लगातार कांग्रेस पार्टी खुश नहीं है कि समाजवादी पार्टी उसे 11 सीटों का ऑफर कर रही है। एनडीए गठबंधन में भी सब लोग सभी सीटों पर तैयारी अपनी करते हैं। इंडिया गठबंधन में भी सभी लोग अपनी सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। ये शीर्ष नेतृत्व बैठ करके तय कर लेगा। रही बात ये जो आंकड़ा पेश करते हैं आदम गोंडवी जी की, एक जबरदस्त शेर है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। राम का वास्ता देकर किसी का घर जला देना ये मजहब की वफादारी है। कितनी सीटों का आप भी बता दीजिए, अगर आंकड़ा झूठा लग रहा है सर तो कितनी सीटें ऑफर की है आपने? किसान आंदोलन कर रहा है, इधर देश में किसान आंदोलन कर रहा है। सर मुद्दे से मत भटकिए अजीत जी, आंसू गैस के ड्रोन से, अजीत जी मुद्दे से मत भटकिए। सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए। खालिस्तानी बताया जाता है। 700-800 किसान मर गए पिछली बार, इस बार भी किसान मरेंगे, ये मारने का काम कर रहे हैं। और इनके
जो गुंडे हैं जा करके किसानों के बीच में घुस करके पत्थरबाजी करने का काम करते हैं, ये भाजपा का चेहरा और चाल चरित्र और चेहरा है। इस तरीके से भाजपा के लोग किसी आंदोलन को और महिलाओं की सम्मान की बात करती है। ओलंपियन की जो महिला ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। पूनम जी तरीके से घूम रहा था। अजीत जी के सारे सवालों का जवाब दे दीजिए, क्योंकि मुद्दे से भटककर जितने सवाल पूछे हैं चाहूंगी जवाब दे दे, लेकिन मुद्दे पर ही रहें। ये वक्ता जी इस सपा के लोग जी रुकिए ना सर, आप सुनिए पहला जी आपकी सवाल हो गया, आपका जवाब तो सुन लीजिए। हाँ जी, कहीं जिस तरह से बंगाल में महिलाओं को मारा पीटा जा रहा है, उसके साथ मतलब बदतमीजियां हो रही है, उनको ले के जेल में बंद कर दिया जा रहा है। ये लोग महिला के राज में जिस तरह से महिलाओं का अपमान हो रहा है, ये लोग गठबंधन की सरकार है, ये लोग बताने का काम करे। दिल्ली में जिस तरह से निर्भया कांड की घटना हुई पूरी दुनिया ने देखा। ये बात करते हैं कि हम लोग महिलाओं को सम्मान देने का काम करते हैं। जिस तरह से राजस्थान में महिला को इनकी सरकार की तो जिस तरह से वही जैसे नंगा करके नाच किया गया, ये लोग महिला को सम्मान देने की बात करते हैं और कह रहे हैं कि हम हमारे सरकार में रहते हैं लोग तो घोटाले करते हैं। इसका मतलब आप स्वीकार करते हैं कि आपके सरकार में घोटाले होती है और भारतीय जनता पार्टी में आता है तो कोई घोटाले करने की क्षमता नहीं रखता है। आज 9 साल माननीय नरेंद्र मोदी जी रहे हैं केंद्र में, लेकिन कोई एक नेता पर घोटालेबाजों को लग जाए तो, लेकिन कांग्रेस की जब सत्ता की सरकार में रहती है तब ये लोगों के नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, घोटालेबाज का काम होता है। लेकिन ये लोग इस बात को नहीं करेंगे, किसानों की बात करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस किसानों को उनके खाते में पैसे देने का काम किया है, इनकी सरकार कर रही थी का ये कहते हैं कि किसानों पर अत्याचार हो रहा है। नेहरू जी जब सरकार में थे तो भागलपुर में 400 किसानों की हत्याएं हुई थी। ये बताए कि न्याय है क्या किसानों के साथ? माननीय नरेंद्र मोदी जी और आज केंद्र के मंत्री बैठ कर किसानों के साथ सलाह कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनकी बातों को मानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये लोग किसानों के नाम पर से वही अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। ये लोग किसानों को उस्का रहे हैं, लेकिन इनकी कोई भी चलने वाली नहीं है। ठीक है अजीत जी, अजीत जी 10 सेकंड के अंदर अपनी बात खत्म कीजिए। राजलक्ष्मी जोशी जी का मैं रुख करूंगी। ठीक, ये जुमलेबाजी इस बार चलने वाली नहीं है। ठीक है, आप लखनऊ में एक अधिकारी की बेटी का बलात्कार हुआ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनके ही कार्यकर्ता भाजपा के योगी जी को मैसेज करके अर्दब दिए और जो एसटीएफ के प्रभारी इंडिया गठबंधन के साथ आप बैठे हुए हैं, पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, वहाँ पर भी बलात्कार की घटनाओं की बात आ रही है। आज तक वो गिरफ्तार क्या पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार ने किसी तरह की कोई आप कहते हैं कि पुलिस जो है हमारी पुलिसिंग बड़ी तेज है, आप और किस तरीके से ठीक है राजलक्ष्मी जोशी जी, राजलक्ष्मी जोशी जी क्या आ करके जो है लोगों को जो है भड़काने के लिए मस्जिद में कहीं क्या जिस तरह से राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मुद्दे से जिस तरह से भाग रहे हैं, क्या लगता है आपको कि इस तरह की राजनीति करने से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने में पूरा इंडिया गठबंधन कामयाब हो पाएगा? आप बताइए, महंगाई है कि नहीं? सर रुकिए ना, आज भी अजीत जी सर रुकिए, राजलक्ष्मी जोशी जी डेली बेरोजगार जो है आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। पूनम जी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, तरीके से पेपर आउट करा करके भर्ती ठीक है अजीत जी, और एक समुदाय के विशेष लोगों को भरा जा रहा। ठीक है सर, 70,000 शिक्षक भर्ती में 68,000 बेरोजगार अजीत जी लखनऊ में। सर सिर्फ सुनाने के लिए डिबेट नहीं हो रही है ना कि सिर्फ आप सुनाते जाएंगे, दूसरा पक्ष सुनता जाएगा। संवादकर्मी जो महिला थी उनको किस तरीके से पीटा गया लखनऊ में, कह रही कि महिलाओं का सम्मान होता है। ठीक है, संवादकर्मी थी वो वेतन बढ़ाने की मांग कर रही थी, मानदेय बढ़ाने की इस तरह से नहीं होगा। उनके ऊपर लाठी बरसाया गया, उनको बेइज्जत किया गया। ये महिला की सम्मान की बात करेंगी और किस तरीके से किसान आज सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, ये इस तरीके से लगता है अजीत जी मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चाहते हैं इनके गृह मंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो मेरा सवाल राजलक्ष्मी जोशी के साथ है, लगता है अजीत जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, कृपया उनकी आवाज को ठीक किया जाए। राजलक्ष्मी जोशी जी मेरा सवाल आपसे है, इसका जवाब दे दीजिए। हत्या की गई थी, बताइए ये
ये सबको आप बाजू में रखे, मुझे एक चीज का समझ में नहीं आ रहा है कि ये पूरा गणित कैसे बैठेगा, क्योंकि ये हर एक राज्य में ये जो रीजनल पार्टीज है या वो सबके वो सबसे ज्यादा जो उनके जो कॉन्टेस्ट होगा वो भाजपा के साथ होगा, लेकिन सबसे बड़ा जो एक कन्फ्रंटेशन होने वाला है वो भाजपा विरुद्ध कांग्रेस होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। उसका किसी का भी पूरा गणित मुझे नजर नहीं आ रहा है कि कहाँ पे वो क्या करके कैसे वो किधर कितने सीट वो लेके आने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। जो आपने पूछा कि देखिए भाजपा ने एक गोल सेटिंग कर लिया है कि हम 400 पार करेंगे और उन्होंने ये तक कहा कि 370 लेके आएंगे। हाँ। ठीक है, ये जो है एक गोल सेटिंग कर लिया है। तो आप सोचिए कि वो गोल सेटिंग उन्होंने कुछ तो गणित करके किया होगा कि इस राज्य में हमारे इतने सीट आएंगे, इस राज्य में इनके साथ हम गठबंधन करके ऐसे करके हम लोग ये जो गणित है उन्होंने पूरा बिठा दिया है। लेकिन ये गणित मुझे इंडिया अलायंस में नहीं नजर आ रहा, क्योंकि वो जैसे मैंने आपको कहा कि कोई भी स्ट्रैटेजी नजर नहीं आ रही। और ये जो मुद्दे उठा रहे हैं तो वो मुद्दे जो है वो भी वो लोग साफ उठा नहीं रहे हैं। जैसे अभी सपा के प्रवक्ता कह रहे थे महिलाओं के विषय में, अभी उनके खिलाफ आप बोलिए कि ये जो बात कर रहे हैं आप, ये जब भी बात करते हैं महिलाओं की तो एक बात याद आती है, लड़के गलती हो जाती है। ये बात उनके साथ में ऐसा जुड़ गया है कि ये जो है ये पूरा आज लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन कम से कम उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से उसको साफ कर दिया है योगी आदित्यनाथ जी ने। और उधर आज ऐसा है कि वो बीमारू राज्य से उभर कर आज एक बहुत ही सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव राज्य हो गया है आज के हमारे सभी राज्यों में। तो एक ये जो है ना एक मॉडल लेके जो चलती है भाजपा, ये मॉडल कोई भी एक राज्य का ये जो इंडिया अलायंस है वो कोई एक राज्य का भी मॉडल नहीं बता पा रही है। जैसे जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार आए थे 2014 में, उनका जो वो जो आए थे तो उन्होंने एक मॉडल लाया था कि हम गुजरात जो है जो सबसे आगे आज बढ़ रहा है उसके जैसा हम पूरे देश को हम उसी तरीके से हम उसको वो मॉडल हम रिपीट करेंगे। आज मुझे बताइए कि ना इनके पास कोई मॉडल है, ना कोई स्ट्रैटेजी है, ना कोई गणित है कि ये किस तरीके से ये आगे बढ़ेंगे। तो ये जो भी मुद्दे ये उठा रहे हैं वो मुझे लगता है वो इतना सशक्त नहीं है या वो भाजपा को रोकने जितना तो यानी कि कांग्रेस पार्टी जितनी बड़ी पार्टी है, जितना बड़ा दर्जा रखती है, उस हिसाब से उसकी स्ट्रैटेजी नजर नहीं आ रही है, ये कहना चाहती है राजलक्ष्मी जी? ठीक है प्रखर जी, कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा दर्जा है, राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर देखा जाता है, और जब लड़ाई की बात आती है, आमने सामने होने की बात आती है, मोदी सरकार के सामने खड़े होने की बात आती है, तो कांग्रेस पार्टी का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन क्या वजह है सर कि आप लोगों की स्ट्रैटेजी में वो उतना दम नजर नहीं आ रहा है, जो हमें सवाल करना पड़ता है? जनता भी चाहती है कि बदलाव हो, जनता नहीं चाहती क्या कि बदलाव हो? जनता नहीं चाहती है कि सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को बाहर किया जाए, लेकिन क्या उतनी मजबूती से आप खड़े हैं सर? वक्ता जी, बहुत सारे लोगों को तो बेरोजगारी भी नजर नहीं आ रही है, महंगाई भी नजर नहीं आ रही है, किसानों की समस्याएं भी नजर नहीं आ रही है। सर तो कारण ढूंढिए ना सर, कारण ढूंढना पड़ेगा आपको। अरे जिन लोगों की आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, जनता को क्यों नजर नहीं आ रही है सारी चीजें, जब इतनी दिक्कत परेशानी है सर? कह दिया जनता को, अगर जनता को नजर नहीं आ रही है तो किसान की बात कैसे सुन रही है ये गवर्नमेंट, कैसे सुन रही है? पिछली बार तो 3 काले कानून कैसे वापस करे, क्यों वापस किए भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने, क्यों वापस किए? नहीं तो फिर जनता खड़ी होती है, इससे क्या लेना देना प्रखर जी? सुन लीजिए, अगर जनता नहीं सुनती, तेलंगाना में हम सरकार कैसे बनाते, हिमाचल में कैसे सरकार बनाते, कर्नाटका में कैसे सरकार बनाते, 4 राज्यों में हमारा वोट परसेंटेज बीजेपी से ज्यादा कैसे होता? सर एक ही बात को बार बार ना दोहराएं सर, एक ही बात को नहीं सर, कुछ नया। मेरा जो सवाल है उसको जवाब दीजिए ना, वो सुन लिया मैंने, पिछले आधे घंटे से मैं सुन रही हूँ सर इस बात को। हो जाएगा कि जनता सुन नहीं रही, प्रमाण है आपके सामने। 4 राज्यों में परसेंटेज हमारा ज्यादा है तो जनता ने हमको ज्यादा वोट दिया है। वो चुनाव जीतने की घड़ी अलग होती है। तो क्या नहीं, इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने से आपको लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी को पटक नहीं दे देंगे? ये बताइए सर। राजनीति में जनता से डायरेक्ट संवाद किया जाता है। राहुल जी युवा भारत के पहले ऐसे नेता हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक
पैदल यात्रा करें। तो उस भारत जोड़ो यात्रा का क्या फायदा हुआ था सर? 3 राज्यों तक आप गवा चुके थे। नहीं, कैसे फायदा नहीं हुआ? नहीं, 3 राज्यों से आपकी सरकार चली गई। 3 राज्यों में वोट परसेंटेज मैडम हमारा बीजेपी से जाता है। अब आप इसको सुनना नहीं चाहती तो इसमें मेरी गलती तो है सर। वोट परसेंटेज है, लेकिन सरकार चलाने के लिए जिस तरह का एक नहीं सुनिए ना, जिस तरह की ताकत चाहिए होती है राज्य में, क्या वो है आपके पास? नहीं, आपके पास है? राजस्थान को आप अपने हिसाब से चला सकते हैं, 60 सालों से छत्तीसगढ़ को आप अपने हिसाब से चला सकते हैं सर, अगर वोट परसेंटेज ज्यादा है तो। अगर आपको भाई नहीं दिख रहा है तो भाई इसमें कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है। कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों को उठा रही है। आप बीजेपी से पूछिए 2.5 लाख करोड़ कैसे कर जाओगे देश का? वो 2.5 लाख करोड़ कहाँ गया? 29% आज के बाद पेट्रोल डीजल के रेट कम होने चाहिए। आप पूछिए क्यों नहीं कम कर रहे हैं? पर बैलेंस का रेट आज के टाइम पर है। बीजेपी प्रवक्ता अभी बोल रही थी, बहुत सारी बातें इन्होंने बोली। इन्होंने कहा कि हम महिला के लिए नहीं, फिर से आप मुद्दे से भटक गए प्रखर जी। आप क्यों सर मुद्दे से भटक जाते हैं सर? एक बात बताइए वक्ता जी, ये गलत है। नहीं, क्यों आप मुद्दे से भटक जाते हैं सर? एक बात बताइए बस मुझे। वक्ता जी, ये गलत है। नहीं, क्या गलत है सर? मुद्दे से भटकना मैं मना कर रही हूँ लगातार। अजीत जी भी मुद्दे से भटक गए। बिना मुद्दे पर बात रहे किस तरह की डिबेट होगी सर? टाइम देती है। हाँ। आप बीजेपी प्रवक्ता की बात ऐसे सुनती जैसे प्रवचन दे रही हो। और जब अपोजिशन के लोग बात करते हैं तो आप बीच में टोकने लगती है। बीजेपी तो सर आप मुद्दे पर रहकर बात कीजिए ना। मुद्दे पर बोल रहा हूँ मैं, बीजेपी प्रवक्ता मुद्दे पर बोल रही थी। तो आपके सवालों का जवाब नहीं, आप मुद्दे से भटक कर जवाब मांगेंगे तो जवाब तो दिया जाएगा ना सर? दिया जवाब, मैंने जवाब दिया और मैं बीजेपी की प्रवक्ता अगर बोलेंगी तो उसका जवाब देना पड़ेगा। हाँ। और डिबेट पर दूंगा मैं। उन्होंने बोला कि महिला आरक्षण की डेट बता दे कब लागू होगा। ये कौन सा कानून है जिसकी डेट नहीं बता पा रही सरकार? जब पैनल पर बैठा कोई भी व्यक्ति, जब अख्ता जी आप बता दे कौन से साल पर लागू होगा? आपने महिला आरक्षण का जब हम कानून लाए थे पंचायती राज में, हमने उसी साल शुरू किया था। आपने कौन सा कानून लाए? डिलिमिटेशन से क्यों जोड़ दिया उसको? इस वाले चुनाव में क्यों नहीं जोड़ा उसको? कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है? ये महिला आरक्षण पर भाजपा के प्रवक्ता मुझे ईयर बताते, कौन से ईयर पर लागू होगा? पूनम सिंह जी ईयर बताएं सीधे जी, बता दीजिए, सवाल का जवाब दे दीजिए। साल बताए सीधे वक्ता जी, ये लोग 70 साल से केंद्र में इनकी सरकारें थी, तो ये उस समय क्या कर रहे थे? लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी जब ये थे कि आरक्षण लाए हैं तो उसको लागू भी करेंगे। आप धैर्य रखिए, वो लागू भी होगा। लोकसभा और विधानसभा में भी चुन के जाएगी और आपके सवालों का जवाब जरूर देगी। आप थोड़ी सी धैर्य रख रही है, लेकिन आप धैर्य नहीं रखिएगा ना। माननीय नरेंद्र मोदी जी 8 करके दिखाए हैं। आपकी सरकार में 11वीं थी। आप कहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी हिसाब नहीं करते हैं। जो G20 में पूरी दुनिया ने देखा, जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सारी दुनिया ने उनको स्वीकारा है, लेकिन कांग्रेस के लोग नहीं स्वीकारेंगे क्योंकि कांग्रेस को साथ देखती नहीं है। लेकिन अजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस बीच? अजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अजीत जी। वक्ता जी पूछिए तो कौन सा साल लागू? सर आप जवाब कहाँ देने दे रहे हैं? प्रखर जी कहिए अजीत जी। आप कह रही कि हम लोग मुद्दों से भटक गए। आप मुद्दा क्या है? वो बोल रही कि महिलाओं का सम्मान, हमारी बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। तो क्या यही है कि भाजपा के आईटी सेल के लोग बलात्कार करेंगे और घूमेंगे और इनका राम नाम सत्य करेंगे दूसरे चौराहे से? क्या जवाब देंगे हम क्या जवाब देंगे? और रही बात समाजवादी पार्टी की सरकार ने जितना काम उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कर दिया है, लखनऊ में ही देख लीजिए आप, टिकाना स्टेडियम, मेट्रो चलाने का काम, लोक भवन विधानसभा भवन के सामने नौकरियां सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी ने अखिलेश सरकार में दिया। ये लोग केवल आज जब योगी जी की सरकार बनी थी, हम याद दिलाते हैं जब हिमाचल प्रदेश में प्रचार करने गए तब से ये बोल रहे हैं कि हम 6 लाख नौकरी दे दिए, किसान खुशहाल है। किसान इसी तरीके से खुशहाल है कि सड़कों पर उसके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, वाटर कैनन जो है चला करके उनको जो है पानी किस तरीके से उनको जो है पीछे धकेलने के लिए, और किस तरीके से भाजपा के दंगाई जो है उसमें घुस करके पत्थरबाजी कर रहे हैं कि किसान आंदोलन टूट जाए। किसानों को इस देश में खालिस्तानी बताया जाता है, आतंकवादी बताया जाता है, और ये कहते हैं कि हम किसानों का सम्मान करेंगे।
बेरोजगार प्रतिदिन, हम इलाहाबाद में रहते हैं, हम इलाहाबाद में छात्र राजनीति के अध्यक्ष रहे हैं, प्रतिदिन इलाहाबाद में 1 या 2 दिन बीत जाए, आज ही एक लड़की छोटा बघाड़ा में आत्महत्या कर ली, धूमनगंज में 3 दिन पहले एक लड़की ने आत्महत्या कर लिया, कोटा में किस तरीके से इस समय जो है आप देख लीजिए कि आत्महत्या करने का हब बना हुआ है कोटा, किस तरीके से बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, देश का किसान आत्महत्या कर रहा है, इनको कुछ पता है? और ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सब आंकड़े सही हैं, 1,70,000 प्रति व्यक्ति जो है इस देश में कर्जदार है। 2014 के पहले जब जो कितना था कर्जा इस देश का, और आज जाकर के इस देश का कर्जा इन लोगों ने कितना कर दिया है, इस पर तो कोई बात। महंगाई किस तरीके से 300 रुपए किलो तक का टमाटर खाया लोगों ने, 200 किलो तक का प्याज खाया लोगों ने, इस पर तो बोलेंगे नहीं। और इनकी वित्त मंत्री कहती थी कि हम तो प्याज और लहसुन खाते नहीं। जाते जाते राजलक्ष्मी जी, जिस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं कि बेरोजगारी को नकारा जा रहा है, जिस तरह से और भी कई मुद्दे सामने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उस पर किसी तरह का ध्यान नहीं दे रही है। जनता इस बार बताएगी कि कौन कितना पार करेगा। तेल का दाम इस तरीके से बढ़ गया। ठीक है अजीत जी, तो ये गैस राजस्थान में इन्होंने बोला कि हम 450 में कर देंगे, आज तक नहीं किया। अजीत जी ठीक है सर, कि गैस सिलेंडर का दाम कब कम करेंगे? ठीक है राजलक्ष्मी जी, थोड़ा सा शांति रखिए जी। ये जनता ही तो ये सारे मुद्दों का जो है जनता ही तो जवाब देगी। तो मैं क्या कह रही थी कि आपको अगर आप इतना अगर कॉन्फिडेंट है कि इतने सारे मुद्दे हैं, अगर इतने सारे विषय हैं जिसके ऊपर से जनता आपका साथ देगी, तो आप उसको ठीक तरीके से लेके जाइए ना जनता के पास में। और ये जो अभी प्रखर सिंह जी कह रहे थे कि ये राहुल गांधी जी एक में वो ऐसे नेता है जिन्होंने ये जो पद यात्रा की है पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, तो मैं आपको याद दिला दूं कि भारत रत्न अडवाणी जी जो है उन्होंने 6 यात्राएं की हैं, और ये 6 यात्राएं उन्होंने अलग अलग विषयों पे किया है। ये जो उन्होंने अलग अलग समय पे 6 अलग अलग यात्राएं, तो पैदल चलने वाली यात्रा, हरियाणा मेयर का चुनाव कैसे जीता है लोगों ने, कोशिश करें पद तरीके से जीत जाते हैं, पैदल चलने वाली यात्रा। सर इस तरह से चारों लोग आप बोल रहे हैं, किसी की बात मुझे समझ नहीं आ रही है सर, चारों ही बोल रहे हैं सर, किसी का कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि किसने क्या कुछ कहा। राजलक्ष्मी जी पद यात्रा सर एक एक करके बोलिए ना, आप गलत रिपोर्ट मत करिए। जरा अभी जो राजलक्ष्मी जी रुकिए सर, वक्त की कमी है राजलक्ष्मी जी। जी प्रखर जी बताइए, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे मैं चाहूंगी कम वक्त में। राजलक्ष्मी जी विस्फोट करने लगी, कहते पद यात्रा, आडवाणी जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक पद यात्रा करी, कब करी जरा आपको सवाल बता दीजिए। राहुल जी पद यात्रा है, नहीं आपने चलिए ठीक है सर, वक्त की कमी है, ज्यादा वक्त मैं दे नहीं पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में इतना ही, नमस्कार।